रेवती और शर्मीली पक्की सहेली थी और पड़ोसन भी थी। शर्मीली को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। जब वो कहीं जाती थी तो हमेशा इंग्लिश में ही बात किया करती थी। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती थी, जिसके चलते उसे अपने आप में बहुत घमंड था। एक दिन रेवती रसोई में चाय बना रही होती है, तभी शर्मीली आती है और कहती है, रेती, वेयर आर यू रेती? क्यों शोर मचा रही है? रसोई में ही तो थी मैं, आ जाती वहीं पर। ओह सॉरी, आई डिडंट फाइंड यू। वेयर इज योर किचन? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझसे ये अंग्रेजी मत बोला कर, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो ठीक से हिंदी में किया कर, वरना मत किया कर। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। तू तो तुरंत गुस्सा होने लगती है। मैं तो बोलती हूँ तू भी इंग्लिश बोलना सीख ले, बहुत मजा आता है बोलने में। एक बार तू इंग्लिश बोलना सीख गई तो फिर तुझे हिंदी भाषा अच्छी ही नहीं लगेगी। मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया। अब मुझे नहीं बल्कि मेरे बच्चों के बच्चों को सीखने की जरूरत है। मैं तो उन्हीं के साथ ही खुश रहूंगी, और जो मजा अपनी भाषा में है वो किसी और भाषा में कहाँ। जिसे अंगूर नहीं मिलते हैं वो यही कहता है कि अंगूर खट्टे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज हमें आती ही नहीं उसे गलत सलत बोलकर लोगों के सामने अपना मजाक बनवाने से अच्छा है कि जो काम हमें आता है और जिसमें हम निपुण हैं वही काम क्यों ना करें। हाँ मेरी माँ, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम बोलूँ या तू मुझे ऐसे ही सुनाती रहेगी? हाँ बोल, क्या काम है तुझे? अगर तुझे अंग्रेजी में ही बोलना है तो तू बाहर जाने का रास्ता देख ले। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। मैं यहाँ तुझसे एक कटोरी चावल मांगने आई हूँ, क्या तू मुझे चावल देगी? अभी कल ही तो मैंने देखा था कि तेरा बेटा राशन लेकर आ रहा था, तो वो क्या चावल लाना भूल गया था? नहीं, मेरा बेटा सामान तो पूरा लाया है, लेकिन मुझे तेरे घर के चावल ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो गांव से आते हैं, उनमें मिठास होती है। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए चावल लेकर आती हूँ। रेवती इतना कहकर रसोई में चली जाती है और शर्मीली के लिए एक कटोरी चावल लेकर आती है। शर्मीली चावल लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से बोलती है, पता नहीं कहाँ से ये मेरी पड़ोसन बनकर आ गई है। इतनी कंजूस है कि मेरे घर के चावल इसे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि पैसे देकर इसे खरीद ले तो वो इससे नहीं होगा, लेकिन फ्री में जो चीज मिल जाए वो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आगे से इसने कुछ मांगा ना तो कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। कुछ देर बाद रेवती अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज वो हॉल में अकेली बैठी अपने बेटे धीरज के बारे में सोच रही होती है। तभी वो फोन उठाती है और उसे कॉल करती है। हाँ माँ बोलो, कैसी हो आप? तबीयत तो सही है ना आपकी? वाह बेटा, कभी खुद तो फोन करता नहीं है और आज जब मैंने कर दिया तब माँ का हालचाल पूछ रहा है, उनकी तबीयत का ख्याल कर रहा है। माँ आप मुझे ताने क्यों मार रही हो? मैं इसलिए फोन करता हूँ ताकि आप मुझसे प्यार से बात करो, लेकिन आप तो हमेशा ताने देने लगती हो। अच्छा बेटा, अगर मैंने तुझसे तेरी शिकायत करी कि तेरे अंदर क्या कमी है तो मैं तुझे ताना मार रही हूँ। कभी ये तो नहीं सोचता कि माँ अकेली है, उसे फोन कर लूँ, थोड़ी देर उससे बात कर लूँ। माँ मैं क्या करूँ, समय ही नहीं मिल पाता है, बहुत काम रहता है, इसलिए फोन नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं जल्दी ना आपसे मिलने आऊँगा। हाँ बेटा आ जाना, बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे जल्दी मिलने आ जाऊँ। धीरज इतना कहकर फोन रख देता है और रेवती रोने लगती है। तभी शर्मीली फिर वहाँ आती है और रेवती को रोते हुए देखकर बोलती है, रेवती, आर यू क्राइंग? तू फिर आ गई इंग्लिश बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब करने के लिए। जा यहाँ से, अभी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे बता कि तू ये रो क्यों रही है? आज मैंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। बड़े होने के बाद बच्चे कितने बदल जाते हैं। रेवती, यू डोंट क्राई, एवरीथिंग इज फाइन। क्या बोला तूने? तू बार बार इंग्लिश बोलकर मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती है, ये जानते हुए कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मेरी आदत हो गई है हर बात में इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने की, इसीलिए मुंह से निकल जाता है। तुझे ज्यादा परेशानी है तो अब मैं तेरे पास आऊंगी ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शर्मीली इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रेवती उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक लेती है और उसे बोलती है, रुक जा शर्मिली, तेरे सिवा मेरा और कौन है? अगर तू नाराज हो गई तो मैं किससे बात करूंगी? तुझे जो बोलना है, जैसे बोलना है तू वैसे बोल, लेकिन मुझसे बात कर। ठीक है,
तो फिर तू ये रोना धोना छोड़ और मेरे साथ गोलगप्पे खाने चल। जैसे सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, तू भी जी। ओके, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। लेकिन तू भी वादा कर कि जो मैं ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ, तुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज के बाद तुझे इंग्लिश बोलने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं तुझसे दोबारा पूछ लूंगी। यू हैप्पी? अरे वाह, लगता है तुझे भी मेरी संगत का असर पड़ गया। तूने इंग्लिश शब्द बोला। अरे हाँ, मैं तो तेरे साथ रहते रहते थोड़ा इंग्लिश बोलना सीख ही गई। अब चल, तेरे साथ गोलगप्पे खाने चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तू सही बोल रही है, हमें चलना चाहिए। शर्मिली इतना कहकर रेवती को लेकर गोलगप्पे खाने के लिए निकल जाती है। दुनिया की इस भीड़ में रेवती बिल्कुल अकेली थी। पति के मरने के बाद उसका बेटा पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर चला गया था। उसके बहुत बुलाने के बाद भी वो नहीं आया। समय यूं ही बीत गया और समय के साथ रेवती की आस भी खत्म होती गई। एक दिन उसे ऐसा कुछ पता चला जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट ही गई। वो रात एक समय अकेले अपने कमरे में लेटी थी और गुस्से में अपने बेटे को फोन करती है। क्या हुआ माँ, आपको रात को भी चैन नहीं है क्या? क्यों फोन किया है, बताओ। मैं आ रहा हूँ बोलते बोलते सालों निकल गए हैं, लेकिन तुझे मुझसे मिलने का समय नहीं मिला। अब तू सच सच बता कि तू कब आएगा मुझसे मिलने या नहीं आएगा। माँ, मैं झूठ बोल बोल के बहुत थक चुका हूँ। आज मैं आपको सच बता ही देता हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। उस छोटे से शहर में आके मैं क्या करूँगा? माँ, मैं अपनी जिंदगी गंवाना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, एक नई दुनिया बसा के। और माँ, मैं चाहता हूँ ना, आप भी जहाँ हो खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो और भूल जाओ आपका कोई बेटा भी है। ये सुनकर मानो रेवती के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो और वो फोन रखकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ शर्मिली का बेटा हर्ष आता है और बोलता है। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, अब तेरा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। उसने बोला कि उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली है और उसी के साथ रह रहा है। आंटी जी, मुझे ये बात पहले से ही पता है। मैं भी वहाँ किसी काम से गया था जहाँ धीरज काम करता है। उसी ने मुझे सब बता दिया था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि शायद वो बदल जाए, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो ना सही मैं हूँ ना। मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगा। मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ। मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी? आंटी जी, आपने भी तो मुझे बचपन से पाला है। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। जैसे मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ, वैसे ही आज के बाद से आपका रखूंगा। हर्ष रेवती को समझा ही रहा होता है कि तभी शर्मिली वहाँ आ जाती है और हर्ष को वहाँ देखकर बोलती है। मुझे लगा तू ऑफिस से नहीं आया, लेकिन तू तो यहाँ बैठा है। और अब तुझे क्या हुआ रेवती, तू आज फिर रो रही है? Why you are crying? ओ, इंग्लिश नहीं, तू बोल शर्मिली, तू जैसे भी बोलती है बहुत अच्छी है। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि तूने अपने बेटे को वो संस्कार दिए जो मैं अपने बेटे को नहीं दे पाई। रेवती इतना कहकर शर्मिली को अपने बेटे की सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद वो उसे संभालती है, साथ ही उसे अपनी ही तरह इंग्लिश बोलना सिखाती है। और रेवती भी शर्मिली और उसके बेटे के साथ मिलकर रहने लगती है और धीरे धीरे अपने गम को भूलने की पूरी कोशिश करती है। कुसुम हॉल में बैठी हुई सुबह से देख रही थी कि उसकी बड़ी बहू काजल घर के कामों में लगी थी। वहीं उसकी दूसरी बहू किरण 2 से 3 घंटे में ही 2 बार खाना खा चुकी थी। सुबह से देख रही हूँ किरण ने घर का एक काम भी नहीं किया है और बेचारी काजल घर के कामों में लगी हुई है। माँ जी, आपने खाना खा लिया क्या? मुझे तो भूख ही बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, फिर काम करूँगी। कोई नहीं किरण, खाना खाकर किचन में 2-4 बर्तन होंगे, वो धो लेना, तब तक मैं पोंछा लगा देती हूँ। इतना बोलकर काजल अपने कामों में लग जाती है और किरण अब खाना खाने के बाद अपने बर्तन भी किचन में रखकर जाकर अपने कमरे में सो जाती है। और इधर काजल जब किचन में आती है तो वो बर्तन देखकर उन्हें धोने में लग जाती है। और ये देखकर कुसुम अपनी बड़ी बहू काजल से कहती है, बहू, दोपहर के 3 बज गए हैं, जाकर खाना ले ले तू। अब तक काम में लगी हुई है और वो है कि जो सो रही है 2-2 बार पेट पूजा करके। माँ जी, कोई बात नहीं, जब किरण पर जिम्मेदारी आएगी तो वो भी बिना खाए पिए काम करेगी, तभी तो उसे भूखे रहकर काम करने की आदत नहीं होगी ना। काजल तो अपनी देवरानी को समझती थी, लेकिन कुसुम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी एक बहू पूरे घर के काम में लगी रहती, वहीं दूसरी बहू पूरे दिन खाती और सोती और काम बढ़ा रही थी। ये लो, अभी उठी है और अभी ही भूख लग गई।
और मुझे तो ये लग रहा है कि ये अभी भी ठीक से उठी नहीं है। शायद भूख लगी है तो नींद में चलकर आई खाने। माँ जी भूख लग गई होगी इसे भी, काफी समय से सोई हुई थी। देख बड़ी बहू, कल को अगर तूने इसे ऐसे ही नजरअंदाज किया तो ये तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। कितना काम करती है तू, कल से इसे भी उठाना, काम ये भी करेगी। माँ जी जितने समय में मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उतने समय में तो घर के किसी एक काम में अटकी रहती है ये। बहू देख ले, ये सब मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, बाकी तुझे जो ठीक लगे। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं किरण को आज शाम के खाने के लिए कहती हूँ। अब देर शाम किरण को उसकी जेठानी काजल काम के लिए कहती है। किरण रात का खाना तू बना ले, मुझे थोड़े मार्केट जाना है। नहीं नहीं दीदी, मेरे पेट में ना बहुत दर्द है, उससे तो काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे तो घर का सामान लेने मार्केट जाना है, अब मैं क्या करूँ? चल ठीक है, तू आराम कर ले, मैं बना देती हूँ खाना। अब काजल रात का खाना बना रही थी, तभी कुसुम वहाँ आकर अपनी बहू से कहती है। बहू तू तो मार्केट जाने वाली थी ना, तो गई क्यों नहीं? मैंने कहा था ना किरण को कह देना रात का खाना बनाए। अरे माँ जी उसके पेट में ना दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा आराम कर ले। कह रही थी कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा है उससे। पूरे दिन जो ठूसती रहती है उसका क्या, तब तो नहीं होता उसके पेट और सर में दर्द। उसे चुपचाप कह दे कि कोई बहाना ना बनाए। अरे माँ जी जाने दो, मैं कर लूंगी। कहीं सच में उसके पेट में दर्द हो रहा हो तो? उसे कुछ नहीं हो रहा होगा, अभी उसे मैं किचन में भेज रही हूँ, उससे काम करवा। अब कुसुम जब किरण के कमरे में जाती है तो वहाँ हंस हंस कर वो टीवी देख रही थी। अरे बहू तेरा तो पेट दर्द था ना, तो तेरी हंसी कैसे निकल रही है? माँ जी मुझे लगा पेट में गैस होगी थोड़ा सा, हंस लेती हूँ, कहीं उससे ही दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं बहू, तेरा हंसना हो गया हो तो जाकर बहू के साथ किचन में काम कर ले। अब किरण अपनी सास के कहने पर अपनी जेठानी की किचन में मदद के लिए तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो किचन में बर्तनों को देखती है तो अपने मन में सोचती है, इतने सारे बर्तन मुझसे तो नहीं होंगे, मुझे कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। इसे तो दीदी यूँ चुटकियों में ही धो देंगी। मेरी सास भी तो कम नहीं है, वो तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है। किरण तू ये बर्तन धो ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। हाँ हाँ दीदी धो देती हूँ, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मेरा पेट ना जाने क्यों दर्द हो रहा है इतना। ज्यादा दर्द है तो तू जाकर आराम कर ले। बस इतना ही किरण को सुनना था कि किरण किचन से निकलकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है और इधर कुसुम किरण पर नजर रखे हुई थी। और इस बार तो कुसुम को बहुत गुस्सा आता है। काजल को तो ये गोली दे देती है, ये हो रहा है वो हो रहा है कह के। किरण मैं भी तेरी सास हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। किरण। अब अगली ही सुबह कुसुम काजल को मार्केट भेज देती है और किरण को कहती है, बहू घर का सारा काम आज तुझे ही करना है, तो थोड़ा सोच समझ कर सोना। जी माँ जी मैं कर लूंगी घर का काम, आप जाकर आराम कर लो। नहीं नहीं, मुझे विमला से काम है, मैं विमला के घर जा रही हूँ और जब तक आऊँ पूरा काम होना चाहिए। अब कुसुम के जाने के बाद ही किरण को भूख लगने लगती है और वो काम करने से पहले खाना खा लेती है और खाने के बाद उसके अंदर आलस भर जाता है। माँ जी तो थोड़ी देर में आएंगी, ऐसा करती हूँ 20 मिनट ही आंखें बंद कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी काम निपटा लूंगी। इतना सोचने के साथ ही किरण हॉल में ही सोफे पर बिना कुछ किए सो जाती है और अब विमला के साथ कुसुम घर आती है। अरे कुसुम देख तो कैसे तेरा घर फैला पड़ा है, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? अरे एक को काम पर लगा कर गई थी, लगता है खा पी कर सो गई। बताओ कुसुम, इतना समय हो रहा है लेकिन तेरी बेशरम बहुएं सोई पड़ी हुई है, वो भी अब तक। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, आज मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा, वरना ये तो मेरे सर पर बैठकर नाचेगी। इतना बोलकर कुसुम अपनी छोटी बहू किरण पर पानी डाल देती है और किरण भी हड़बड़ाहट के साथ उठती है। कौन है? कौन है? माँ जी आप इतनी जल्दी आ गई? आज तो तूने हद ही कर दी, मैं तुझे हर बात पर छोड़ देती थी, लेकिन आज मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे कुसुम जाने देना, समझा दे, समझ जाएगी। अभी नहीं है ना तो थोड़ी नादानियाँ कर बैठती होगी। नहीं विमला नहीं, आज तो मैं इसका खाना पीना बंद कर दूंगी। अब ये भूखी प्यासी कैसे सोती है, बहुत आलस हो गया ना इस पे। माँ जी मैं अभी काम कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं खाने के बाद मुझे कैसी नींद आ जाती है। अच्छा किया तू सो गई,
वरना मैं तुझे सबक कैसे सिखाती। अब कुसुम किचन में ताला लगाकर विमला के साथ घूमने के लिए निकल जाती है और इधर किरण घर के कामों में लगी होती है। तभी उसे प्यास लगती है, लेकिन फ्रिज को भी कुसुम लॉक करके गई थी। हे भगवान, मुझे तो इतनी ज्यादा प्यास लगी है। भूख तो थोड़े समय तक बर्दाश्त भी कर लूंगी, लेकिन ठंडा पानी। क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी हो गया तेरा काम। भूख प्यास तो नहीं लगी तुझे? माँ जी, प्यास लगी है बहुत तेज, लेकिन भूख भी, पर पानी पीना है पहले। कोई बात नहीं बहू, जब लगे कि तू अब पानी और खाने के बिना चक्कर खाकर गिर जाएगी, तब मैं तेरे बारे में सोचूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया। सास बहू की ये बातें हो रही थी कि तभी काजल का मार्केट से आना होता है। दीदी आ गई। दीदी, माँ जी मुझे पानी नहीं दे रही। पानी तो छोड़ो, खाना तक नहीं दे रही है। अरे माँ जी, आप किरण को पानी क्यों नहीं दे रही हो? खाना भी नहीं पूछ रही हो? बहू तुझे पता भी है, इसे मैं घर का काम देकर गई थी और जब मैं लौट कर आई तो ये सोई हुई थी घर का काम छोड़कर। माँ जी, पानी तो दे दीजिए इसको। अब इसको सबक मिल गया है, मुझे भी मिल चुका है, तभी तो मैं काम करती रहती हूँ। माँ जी, मुझसे भी अब गलती नहीं होगी। बिना खाए पिए काम करूँगी, और जब तक काम ना हो जाए तब तक मैं सोने की सोचूंगी भी नहीं। कुसुम के इस सबक के बाद वाकई किरण में सुधार आता है और वो काम से पहले ना तो खाने की सोचती और ना ही सोने की, और काजल भी इससे बहुत खुश होती है। मीना और काजल कहने को ननन भाभी थी, लेकिन मीना अपनी ननन को अपनी औलाद की तरह ही प्यार करती थी, क्योंकि काजल मीना से रिश्ते में छोटी थी और उम्र में भी। काजल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब सभी उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक दिन रोहित एक लड़के की फोटो लेकर अपनी माँ आशा और पत्नी मीना के पास आता है। माँ, काजल के लिए एक लड़का देखा है मैंने, बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है? लड़का तो बहुत अच्छा है, अगर बात बन जाए तो जोड़ी भी अच्छी लगेगी। बहू, मेरे बेटे की पसंद कभी खराब हुई है जो आज होगी? तुझे भी तो वही पसंद करके लाया था। मुझे तो नहीं लगता है कि तुझसे अच्छी कोई बहू हो सकती थी मेरे घर के लिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है माँ, इससे अच्छी वाइफ तो मुझे मिल ही नहीं सकती है। बहुत किस्मत वाला हूँ मैं जो मुझे ये मिली है। बस करिए आप लोगों को तो बस मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है। मैं किस्मत वाली तो हूँ ही जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, जिन्होंने आज तक मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं है। रोकते भी कैसे, आज तक तुमने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमें गलत लगे। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए कि जिसके लिए इस लड़के की तस्वीर लेकर आए हैं आप, उसे दिखाया या नहीं? अगर उसे पसंद होगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये काम करेगा कौन? उसे शादी की जो बात करेगा तो वो रोने लग जाएगी, उसे मनाएगा कौन? मीना, ये काम तुम ही कर सकती हो बस। रोहित इतना कहकर उस लड़के की फोटो मीना को देकर काजल के कमरे में भेज देता है। काजल आराम से अपने कमरे में सो रही होती है। ये देखकर मीना की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती और वो दबे पांव वापस जाने लगती है। तभी काजल की आंख खुल जाती है और वो मीना को आवाज लगा देती है। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे चुपचाप वापस क्यों जा रही थी? आपको मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था। तुम्हें एक लड़के की तस्वीर दिखानी थी। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। रोहित जी की और माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें ये तस्वीर दिखाने की। लेकिन क्यों भाभी, मैं उन लोगों को खा जाती क्या? नहीं नहीं काजल, तुमने खा नहीं जाती बस फोटो देखकर इतना रोती कि हमारे पूरे घर में बाढ़ आ जाती। भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही है। आप लोग तो यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मैं इस घर से चली जाऊं और आप लोगों को मुझसे आजादी मिल जाए। मैं बोझ हूँ ना आप लोगों के लिए? नहीं काजल, तुम बोझ नहीं हो, बस दुनिया की रीत है। हर लड़की को शादी करके अपने घर ही जाना पड़ता है। मैं भी तो शादी करके यहाँ आई हूँ ना, ऐसे ही तुम्हें भी शादी करके किसी और के घर जाना है। लेकिन भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का मान रखती हूँ, लेकिन एक बार लड़के की फोटो देख लो, ठीक लगे तो मिल लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं होगा तो मैं खुद ये शादी नहीं होने दूंगी। मीना के बहुत समझाने के बाद काजल लड़के की फोटो देखती है। काजल को लड़का फोटो में ठीक लगता है,
और वो लड़के से मिलने के लिए हाँ कर देती है। मीना ये खुशखबरी लेकर अपनी सास और पति के पास जाती है और उन्हें ये खबर सुनाती है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि काजल मीना की बात कभी नहीं टालेगी, और देखा वही हुआ, काजल ने लड़के के लिए हाँ कर दी। लेकिन रोहित जी, मैंने काजल को वादा किया है कि अगर उसे लड़का पसंद नहीं हुआ तो वो शादी के लिए मना कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी की बात तभी आगे बढ़ेगी जब वो खुद तैयार होगी। रोहित बिल्कुल सही कह रहा है बहू। हम तेरी लाडली ननद की शादी बिना उसकी मर्जी के नहीं करेंगे। अब खुश? जी माँ जी। ठीक है, फिर मैं कल ही लड़के वालों को बुला लेता हूँ। एक बार काजल लड़के को देख ले और हाँ कर दे, फिर सारी परेशानी खत्म। हाँ बेटा, मैं भी अपनी बेटी की शादी करके एक और बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। बस बात बन जाए। कुछ देर बाद रोहित लड़के वालों को फोन करके अगले दिन आने के लिए बोल देता है, जिसके बाद सभी लोग अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन लड़के की माँ गायत्री और लड़का आदर्श रोहित के घर आते हैं। कुछ देर बाद मीना काजल को तैयार करके सबके सामने लाती है। आदर्श काजल को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। तभी उसकी माँ धीरे से आदर्श से पूछती है, अरे बता बेटा, तुझे लड़की पसंद आई या नहीं, तभी मैं आगे की कोई बात करूं। माँ, कोई पागल ही होगा जिसे इतनी सुंदर लड़की पसंद नहीं आई। मुझे लड़की पसंद है, आप बात आगे बढ़ाओ प्लीज। चलो भगवान का शुक्र है तुझे कोई लड़की पसंद तो आई। अरे माँ, दूसरों के घर में ताना मारना तो छोड़ दो, बात करो आगे आप शादी की। मुझे ताना घर पर मार लेना। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं रोहित बेटा, कोई परेशानी नहीं है। मेरे लड़के को आपकी लड़की पसंद है, बस आप अपनी राय बताइए। भैया, मुझे भी लड़का पसंद है, आप बात आगे बढ़ा दीजिए। पक्का तू दिल से कह रही है ना, कोई दबाव तो नहीं है? नहीं भैया, सच में मुझे लड़का पसंद है। काजल की बात सुनकर रोहित बहुत खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। साथ ही पंडित को बुलवाकर दोनों की शादी की डेट भी फाइनल कर देते हैं। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आने लगता है। तभी एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे मेहमानों की लिस्ट बना रहे होते हैं और काजल सबके लिए चाय और कचौड़ियाँ लेकर आती है। तभी मीना मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी, खा लीजिए मेरी ननद के हाथों की बनी हुई कचौरियाँ। बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी ननद की आखिरी रसोई है। अब कुछ ही दिनों में मेरी ननद ससुराल वाली हो जाएंगी, तब कहाँ मिलेगी इसके हाथ की ये चाय और कचौरी। मीना, ऐसे क्यों कह रही हो कि मिलेगी नहीं? अरे मिलेगी, लेकिन हमें नहीं, इसके ससुराल वालों को। हम तो सिर्फ याद करेंगे। माँ, भैया और भाभी को समझाइए ना, कब से मेरी टांग खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं अपने ससुराल से कभी वापस ही नहीं आऊंगी। अरे क्यों तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? बेचारी इतने प्यार से सबके लिए कचौड़ियाँ बनाकर लाई है, उससे खाने की जगह बातें बनाने में लगे हुए हो। माँ जी, हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। अब आज नहीं तो कल ननद जी की आखिरी रसोई होगी ही, या शादी के बाद, और अपने ससुराल से आएंगी क्या खाना बनाने। जब देखो ससुराल ससुराल, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। काजल इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन मीना अपने पति और सास के साथ काजल के लिए जेवर लेने के लिए मार्केट गई होती है। काजल फोन पर बात करते हुए रसोई में आती है और उबले हुए दूध का कटोरा गैस से उतारने लगती है। ज्यादा गर्म होने के कारण उसके हाथ से कटोरा छूट जाता है और सारा दूध उसके हाथ पर गिर जाता है, जिससे उसका पूरा हाथ जल जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके घर वाले मार्केट से वापस आ जाते हैं और उसके रोने की आवाज सुनकर रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि काजल अपना हाथ पकड़कर जमीन पर बैठी होती है। तभी रोहित जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है और उसका इलाज करवाता है। देखिए, मैंने इनको दवा पानी तो दे दी है, लेकिन हाथ बहुत ज्यादा जल गया है, तो इसे ठीक होने में समय लगेगा। तब तक ये कोई काम नहीं कर सकती, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। जी डॉक्टर, आपने जो बोला है मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और इन्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। वही अच्छा होगा, वरना इन्होंने काम करने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है।
सभी काजल के जले हाथ को देखकर बहुत परेशान थे। तभी काजल कहती है, भाभी अब बहुत ताने मार रही थी मुझे। मेरी ननद की आखिरी रसोई, मेरी ननद की आखिरी रसोई। देखिए सच में हो गई मेरी आखिरी रसोई। काजल की बात सुनकर मीना को मजाक में बोली अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो दोबारा मजाक में भी काजल को ननद की आखिरी रसोई की बात नहीं बोलती।